हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मलिटी हम लोग को 11 में पढ़ना है, 11 का मोल कंसेप्ट में, 12 का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन में पढ़ना है और नीट आईटी जेई के लिए भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नॉर्मलिटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में नॉर्मलिटी लिखते हैं, कैपिटल एन। कैपिटल एन इसका सिंबल होता है नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी को समझने के लिए आपको सॉल्यूट लेना होगा, प्लस में सॉल्वेंट लेना होगा और सॉल्यूशन बनाना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूट है, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम लेंगे इन लीटर में। यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रखेंगे और नीचे में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे इन लीटर। तो इस प्रकार से हम लोग नॉर्मलिटी निकालते हैं। चलिए इसका जो डिफिनेशन है वो हम लोग लिखते हैं। नॉर्मलिटी का डिफिनेशन है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined as the number of equivalent of solute present in 1 liter of solution तो इस तरीक़ा से हम लोग नॉर्मलिटी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूला हम पहले से लिख दिए हैं, यानी आपको बोल रहा है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूशन का प्रति लीटर में जितना उपस्थित रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलिटी। यहाँ पर हम लोग मोलरिटी जब निकालते थे तो यहाँ क्या लेते थे, सॉल्यूट का मोल लेते थे, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे इन लीटर में। बट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, तो चलिए हम लोग आगे इसको बारे में जानेंगे कि नॉर्मलिटी एन इक्विवेलेंट क्या है, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला इस तरीक़ा से निकल कर आएगा, यानी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाई वॉल्यूम इन लीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर आप इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ equivalent of solute by volume of solution in liter। तो इस प्रकार से हम लोग इसी को बड़ा करके यहाँ लिख दिए हैं, यानी आपका जो फार्मूला है इस प्रकार से नॉर्मलिटी के लिए निकल कर आ गया। अब देखिए इसमें कुछ हम लोग को नोट्स जानना है, जो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो चलिए वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लोग नोट में लिखते हैं, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी।
नॉर्मलिटी, ये आपको हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर, या तो आप इसको कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। ये आपको यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी है। नेक्स्ट नोट में आप लिखिए, आपका यहाँ पर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ गया है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी आपको यहाँ से एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अगर आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो आपका नॉर्मलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका नॉर्मलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर हम लोग को आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है जो आपको बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्यूट का जो मोल है वो इंक्रीज नहीं करने वाला, यानी कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर भी आपका कांस्टेंट रहेगा, बट यहाँ पर वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के बाद नॉर्मलिटी घटेगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन decreases with increases in temperature, increases in temperature, increases in temperature। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है यानी नोट्स में हम लिखवाए हैं आपको एक नंबर में पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। और ये जो भी नोट लिखा रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में, जानेंगे कि आखिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में जानने के लिए यानी निकालने के लिए यानी हम लोग को ऊपर में आ चुका है नॉर्मलिटी का फार्मूला, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इस प्रकार से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ई आ गया यानी ई इक्विवेलेंट वेट है। हम नेक्स्ट आपका जो है ई को बारे में जानना है आपको। ई को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ई इज इक्वल टू आपको हो गया एम नोट बाई एक्स। अब यहाँ पर आपको एक्स आ गया, एक्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, या तो आप इसको बोल सकते हैं एन फैक्टर, या तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स फैक्टर। अब देखिए हम लोग को नॉर्मलिटी निकालने के लिए सबसे पहले यानी एक्स फैक्टर को मालूम करना होगा, उसको बाद इक्विवेलेंट वेट मालूम चल जाएगा, और इक्विवेलेंट वेट के बाद हम लोग पता कर सकते हैं यहाँ पर वेट वाई इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा, नॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्स के बारे में हम लोग जानेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स के बारे में जानने के लिए। यानी आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको वैलेंसी फैक्टर ज़रूरी है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर के बाद आपको इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के बाद आपको नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर x इज इक्वल टू हम लोग को हो गया, यानी x इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर ले रहे हैं हम लोग। वैलेंसी फैक्टर या तो आप n फैक्टर x को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब आप एसिड को वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो उस टाइम में H+ को डोनेट करेगा। एसिड क्या करेगा कि H+ को डोनेट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, यानी H+ डोनेट करेगा। फिर आपको x इज इक्वल टू आप मान सकते हैं एसिडिटी आप उसको बोल सकते हैं जो बेस है और वाटर में डिजॉल्व किया गया है और डिजॉल्व होने के बाद OH- को डोनेट करेगा, यानी आप उसको एसिडिटी बोल सकते हैं या बोलते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बोल सकते हैं चार्ज ऑन आयन, वैलेंसी भी बोल सकते हैं। वैलेंसी को भी हम लोग n फैक्टर बोलते हैं, वैलेंसी। फिर आपको नेक्स्ट हो गया चार्ज ऑन आयन। तो इस प्रकार से हम लोग n फैक्टर को निकालते हैं, यानी x निकालते हैं। चलिए इसको बाद हम लोग और आगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम लोग वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, यानी आप एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालिएगा, यानी उसको बोलिएगा बेसिसिटी, यानी H+ वाटर में मिलने के बाद वाटर में मिलने के बाद एसिड जो है H+ को डोनेट करता है। जैसे में आपको एसिडिटी हो गया, मतलब बेस को आप वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो OH- डिजॉल्व कर डोनेट करेगा, उसको भी हम लोग बोलते हैं n फैक्टर। वैलेंसी हो गया, उसको भी हम लोग बोलते हैं n फैक्टर। चार्ज ऑन आयन, किसी भी आयन के ऊपर कितना चार्ज है ये आपको n फैक्टर बता देगा, यानी और नेक्स्ट में है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ये क्या आपको बता रहा है? n फैक्टर बता रहा है। तो चलिए n फैक्टर हम लोग एसिड में कैसे निकालते हैं, बेस में कैसे निकालेंगे, आइटम में कैसे निकालेंगे, पॉली आइटम में कैसे निकालेंगे, साल्ट में कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक एक करके हम लोग अभी सबसे पहले x के लिए काम करेंगे, यानी n फैक्टर के लिए हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड के लिए बात करते हैं कि एसिड से हम लोग n फैक्टर कैसे निकालते हैं। फॉर एसिड कर सकते हैं, एसिड के लिए n फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी एसिड का जो n फैक्टर है, यानी x है, उसको तो हम लोग बोलते हैं सीधे n फैक्टर, या तो हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर हम लोग x एसिड के लिए निकालेंगे, यानी उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी, मतलब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया गया तो H+ डोनेट होगा, यानी बेसिसिटी इसको बोलते हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ
एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, या तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम। तो आप एसिड का जो एन फैक्टर है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बेसिसिटी डायरेक्ट बता सकते हैं, यानी बेसिसिटी कितना है उसका, यानी एन फैक्टर उतना ही होगा। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन देखकर भी बता सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम के साथ अगर जुड़ता है या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, उसको भी आप बोल सकते हैं कि एन फैक्टर का संख्या है। यानी जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम के साथ जुड़ता है, उसको आप बोल सकते हैं एन फैक्टर। तो चलिए हम लोग एसिड के लिए एन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 को आपको बताने का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, दो तरीका है। यहाँ पर हम दो तरीका आपको सिखा रहे हैं। यानी या तो आप इसको डायरेक्ट वाटर में डालिएगा तो 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि H प्लस का जो नंबर है 2 है, यानी H प्लस 2 है आपको। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एन फैक्टर हो गया 2। बेसिसिटी यानी आपको वाटर में जाने के बाद H प्लस 2 डोनेट हुआ है, बेसिसिटी 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। या तो डायरेक्ट आप इसका स्ट्रक्चर बनाकर भी बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच है, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है ऑक्सीजन से। यानी आपको एन फैक्टर 2 हो गया, बेसिसिटी 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप इस तरीक़ा से बता सकते हैं H3PO2, यानी इसको आप वाटर में डालिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा H प्लस H2PO2 माइनस। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं H प्लस जो है 1 है, यानी एन फैक्टर आपको हो गया 1, बेसिसिटी 1 हो गया, यानी आपको X इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर आप फिगर से भी बता सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर के द्वारा भी आप बता सकते हैं। इस तरीक़ा से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है। यानी यहाँ का जो हाइड्रोजन है ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा वाटर में जाने के बाद, H प्लस दे देगा। बाकी यहाँ फास्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन जो जुटा हुआ है ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये नहीं टूटने वाला है। तो ये ऐसे भी फास्फोरस आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम नहीं है कि इसको तोड़कर अलग कर सकता है हाइड्रोजन को। तो आप इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर के द्वारा, विदाउट स्ट्रक्चर से भी एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, जैसे आप यहाँ पर H3PO3 इसको आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, यानी 2H प्लस HPO3 2 माइनस इस प्रकार टूट जाएगा। या तो आप इसको स्ट्रक्चर द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए H प्लस का जो नंबर है यानी 2 हो गया, यानी यहाँ एन फैक्टर आपको 2 हो गया, यानी बेसिसिटी आपको 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। या तो आप इसको स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यहाँ पर का जो भी ऑक्सीजन
हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी एन फैक्टर 2 हो गया, बेसिसिटी 2 हो गया, X=2 हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपको H3PO4, H3PO4। इसको जब वाटर में आप डिजोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दे देगा 3H+, यानी 3 हाइड्रोजन H+ को डोनेट करेगा, 3 हाइड्रोजन H+। नेक्स्ट यहाँ पर टूटने के बाद PO4 3- हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टूटने के बाद अलग अलग हो जाता है और H+ डोनेट कर देता है, यानी H+ का जो नंबर है पता चल जाता है। आप यहाँ से बता सकते हैं कि इसका जो एन फैक्टर है वो हो गया आपको 3, यानी बेसिसिटी आपको हो गया 3, X=2 हो गया 3। तो इस प्रकार से आप आराम से या तो इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्ट्रक्चर इसका एक इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट एक यहाँ है, एक यहाँ है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट एक यहाँ है, यानी इसका एन फैक्टर हो गया 3, बेसिसिटी 3, X=3। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर यानी एन फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग H3BO3, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वीक मोनो बेसिक एसिड। अभी हम लोग बेसिसिटी निकाल रहे हैं। बेसिसिटी में होता है क्या कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है, जैसे आपको दे देगा कि H2SO4 इसका बेसिसिटी कितना, अभी हम लोग इससे पहले निकालें, यानी X=2। वो बेसिसिटी होता है एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है, यानी बेसिसिटी आप या तो H2SO4 देता है, H3PO2 देता है, H3PO3 देता है, H3PO4 देता है। तो आप अभी जो हम लोग एन फैक्टर निकालें, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिसिटी, यानी आपको H2SO4 है, यानी इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा, यानी डाइबेसिक इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में भी पूछता है। तो चलिए हम लोग BOH का होल थ्राइस, इसका जो है पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं, विदाउट स्ट्रक्चर के भी द्वारा समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है लेविस एसिड का जैसा काम करेगा, यानी BOH का होल थ्राइस जैसा ही वाटर में मतलब जाने के बाद H+OH-, रुक जाइए 1 मिनट, H2O, यानी H2O जो है H+OH- में तोड़ के यहाँ तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, ले आता है यहाँ कम्प्लेक्स बना लेता है। एक कम्प्लेक्स इस प्रकार से बन जाएगा, OH का होल 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस में H+ यहाँ बच जाएगा, यानी यहाँ जो आपको एन फैक्टर निकल गया वो 1 हो गया, यानी आप इसको बोल सकते हैं बेसिसिटी 1, X=1। पर इसको देखने में हम लोग को लगता है कि इसका जो बेसिसिटी है वो 3 होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1B है, यानी इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इधर ऑक्सीजन का इधर B का है, इधर फिर ऑक्सीजन का O का इधर B का हो गया, यहाँ पर भी ब्रोन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का, यानी इलेक्ट्रॉन देखा गया
इलेक्ट्रॉन ऑन बी, तब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है 6, इलेक्ट्रॉन ऑन बी इज इक्वल टू 6, यानी ये डिफिशियंट है। ये मतलब ये जो बी पर जो इलेक्ट्रॉन है कम है, इसको कारण ये स्ट्रक्चर क्या है, डिफिशियंट है। तब इसको ये मतलब लेविस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का एक काम करने का, ये जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने का कैरेक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेविस एसिड का जैसा काम करेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या किए कि वाटर से जैसा ही रिएक्शन कराएं, यानी OH को लेकर क्या कर गया, मतलब OH को ले लिया और कम्प्लेक्स बना लिया। इसका इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो इलेक्ट्रॉन अब हो गया यानी 8 हो गया, यानी स्टेबल हो गया। तो आप इस तरीक़ा से इसको हम चलिए आगे समझाते हैं इसको। यानी ये फिगर देखकर आप बता सकते थे इस प्रकार से कि एन फैक्टर जो है इसका 3 हो गया, यानी बेसिसिटी 3 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 3 हो गया। बट ऐसा है नहीं। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यानी b है, b के देखिए ऊपर में OH, यानी ऊपर में OH है, नीचे में भी आपको OH है, OH है। आप इसको जैसा ही वाटर से रिएक्शन कराइएगा, यानी H2O में जैसे जोड़िएगा आप जिसको, यानी H प्लस और OH माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। यहाँ कम्प्लेक्स बनाया इस प्रकार से OH का होल 4। अब देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन और पूरा हो गया, ये माइनस अब प्लस में आपको हो गया H प्लस, जो यहाँ पर बच गया वो H प्लस बाहर निकल जाएगा, यानी आपको यहाँ पर एन फैक्टर जो है वो 1 हो गया, बेसिसिटी 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार से H3BO3 का जो है हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। इसमें आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको देखने में लगेगा कि इसका जो एन फैक्टर है यानी वैलेंसी फैक्टर है वो 3 है, बट ऐसा होता नहीं है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है HCl, यानी ये वाटर में जाने के बाद H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी इसका एन फैक्टर 1 हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया। बेसिसिटी बोल सकते हैं 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। या तो आप HNO3, यहाँ पर आप इसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, H प्लस NO3 माइनस, यानी यहाँ पर आपको हो गया x इज इक्वल टू 1, यानी बेसिसिटी 1, यानी आपको एन फैक्टर हो गया 1। तो इस प्रकार से हम लोग एसिड का जो है एन फैक्टर पता करते हैं। जैसे आपको CH3COOH, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, यहाँ पर आप तोड़िएगा इसको, यानी वाटर में जाने के बाद CH3COO इस प्रकार से माइनस H प्लस, यानी यहाँ का जो एन फैक्टर है वो 1 हो गया, बेसिसिटी 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं एसिड से, एसिड के द्वारा, यानी एसिड से हम लोग एन फैक्टर इस तरीक़ा से निकालते हैं। यानी एसिड का जो एन फैक्टर होगा, यानी जितना भी H प्लस आपको डोनेट करेगा उतना ही हम लोग को एन फैक्टर मिलेगा। नेक्स्ट SO3, SO2, SCO2 इस प्रकार से है। ये जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड कैरेक्टर का होता है, एसिड कैरेक्टर का होता है, और इसमें हम लोग को एन फैक्टर बताना है। तो चलिए एसिड है, हम लोग इसको बेस से रिएक्शन करा दीजिए, यानी इसको बेस से रिएक्शन करा दीजिए।
NaOH। अब यहाँ पर देखिए एसिड बेस में रिएक्शन हुआ है, तब यहाँ पर वाटर तो जरूर एक देगा, यानी वाटर हम लोग निकालिए। वाटर बनाने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन का ज़रूरत है, 1 ऑक्सीजन का, यानी 1 यहाँ पर देखिएगा तो रिएक्टेंट साइड तरफ आपको क्या है, रिएक्टेंट साइड में क्या है 1 हाइड्रोजन है, बट हमको चाहिए 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। बट वाटर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए कितना, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर से आपको 2 हाइड्रोजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया होगा, यानी सोडियम 2 बच गया। यानी आपका जो ये रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है ये बन रहा है आपको Na2, पहले से O3 था और 1 और आपको जोड़ना था ऑक्सीजन, यानी आपको Na2SO4 इस प्रकार से बन गया। ये नॉर्मल साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वाटर निकालना होगा, यानी HOH निकालना होगा, H2O निकालना है, यानी यहाँ पर भी आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और रिएक्शन इसका बन जाएगा Na2SO3। तो इस प्रकार से ये नॉर्मल साल्ट हो गया। फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर एन फैक्टर, 1 मिनट, एन फैक्टर बताने के लिए आपको ये पता करना होगा कि OH जो है, OH आपको रिएक्शन के दौरान कितना OH भाग ले रहा है, यानी यहाँ देख सकते हैं तो OH का जो रिएक्शन के दौरान 2 OH भाग ले रहा, यानी इसका जो एन फैक्टर है आपको हो गया 2। नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी रिएक्शन के दौरान 2 OH जो है भाग ले रहा, यानी यहाँ पर भी आपका एन फैक्टर आपको हो गया 2। नेक्स्ट आपको CO2 है और NaOH है, यानी यहाँ पर भी आपका वाटर निकलने वाला है, यानी आपका जो रिएक्शन है यहाँ H2O निकल जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा आपको Na2CO3। तो इस प्रकार से आपका जो SO3 SO2 CO2 जो है इसका एन फैक्टर यानी वैलेंसी फैक्टर को आप बता सकते हैं। यानी यहाँ पर भी आपका जो OH है वो 2 OH भाग लिया है रिएक्शन के दौरान, यानी आपको एन फैक्टर हो गया 2। तो इस प्रकार से हम लोग एसिड से एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए अब हम लोग बेस के द्वारा एन फैक्टर को निकालेंगे। अब बात करेंगे हम लोग बेस के लिए, यानी बेस यानी एक्स को तो हम लोग जानवे करते हैं कि एक्स को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, यानी आपको बेस में हम लोग को एन फैक्टर जानना है, वैलेंसी फैक्टर जानना है या एक्स जानना है। यानी बेस का जो एक्स फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। मतलब आपको बेस को जितना बेस को वाटर में डालिएगा, यानी डालने के बाद वो बेस क्या करेगा, OH माइनस को डोनेट करेगा, यानी जितना आपको OH माइनस होगा उतना ही आपको वैलेंसी फैक्टर होगा, उतना ही आपको एन फैक्टर होगा, उतना ही आपको एक्स निकलने वाला। तो चलिए बेसिसिटी यानी OH माइनस एसिडिटी आपको चाहिए, यानी आप यहाँ पर बेस लेना होगा आपको। बेस जैसे हम लोग लेते हैं NaOH, यानी इसको आप वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो यहाँ Na प्लस OH माइनस दे देगा, यानी यहाँ जो OH माइनस का जो नंबर है वो 1 है, यानी एक फैक्टर 1 हो गया, यानी एसिडिटी 1 हो गया, यानी x = 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे KOH, यानी इस KOH को वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो K प्लस OH माइनस डोनेट करेगा, यानी एन फैक्टर हो गया आपको 1, बेसिसिटी 1, x = 1। तो इस प्रकार से हम लोग एन फैक्टर बेस में निकालते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, यानी वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा
तो तब आपको Mg प्लस प्लस, और इधर में आपको टूटने के बाद 2OH माइनस दे देगा। यानी यहाँ पर आपको हो गया OH का जो संख्या है वो 2 हो गया, N फैक्टर हो गया आपको 2, यानी X इज इक्वल टू 2, वैलेंसी फैक्टर 2। तो इस प्रकार से हम लोग बेस का N फैक्टर निकालते हैं। जैसे आपको हो गया AlOH का होल थ्राइस, यानी इसको आप तोड़िएगा, यानी Al प्लस प्लस वाटर में जाने के बाद टूट जाएगा, और 3OH माइनस, यानी यहाँ N फैक्टर जो हो गया आपको 3 हो गया। इस प्रकार से जैसे आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एसिडिटी आपको 3 हो गया, ये X इज इक्वल टू 3 हो गया। जैसे आप यहाँ CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसको आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तो यानी Ca प्लस प्लस मिल जाएगा और 2OH माइनस मिल जाएगा, यानी N फैक्टर आपको हो गया 2। एसिडिटी आपको 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बेस का N फैक्टर निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, साल्ट के लिए बात करेंगे। साल्ट के लिए हम लोग बात करेंगे, साल्ट से हम लोग कैसे N फैक्टर को निकालते हैं। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं साल्ट। साल्ट यानी साल्ट का जो X है, यानी आप बोलते हैं इसको N फैक्टर, या तो बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। इसमें आपका जो N निकलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, या तो जैसे में आप साल्ट को तोड़िएगा तो वो कटायन और एनायन में क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। यानी कटायन के ऊपर जितना भी आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको काउंट कर कर आप बता सकते हैं N फैक्टर का मान, यानी वैलेंसी फैक्टर। या तो टोटल नेगेटिव चार्ज है एनायन के ऊपर, उसका चार्ज जो है उसको आप बता सकते हैं, यानी जितना आपको चार्ज होगा उतना ही आपको N फैक्टर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन ले सकते हैं। यानी आपको N फैक्टर बताने के लिए, वैलेंसी फैक्टर बताने के लिए, X फैक्टर बताने के लिए साल्ट में जो आयन में टूटने वाला है, यानी आयन के ऊपर जितना भी चार्ज होगा, पॉजिटिव ले सकते हैं या तो सिर्फ नेगेटिव ले सकते हैं, जितना भी चार्ज होगा उतना ही आपको N फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग साल्ट से N फैक्टर निकालते हैं। जैसे आपको हो गया Na2CO3, यानी यहाँ पर आप वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, यानी टूटने वाला है 2Na प्लस और SO CO3 2 माइनस। तब आप यहाँ पर N फैक्टर जो है, या तो आप कटायन का यानी पॉजिटिव चार्ज है जिसका टोटल चार्ज ले सकते हैं, या तो नेगेटिव यानी एनायन है उसका टोटल चार्ज ले सकते हैं। चलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी N फैक्टर जो हो गया इसका 2 हो गया। Na प्लस का जो संख्या है 2 है, यानी इसका जो N फैक्टर 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। इस प्रकार से या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव वाला किसी को भी ले सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी दोनों में से किसी एक का जो चार्ज है वो काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीक़ा से N फैक्टर साल्ट का निकालते हैं।
नेक्स्ट NaCl हो गया। यहाँ पर आप इसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा यानी Na प्लस दे देगा Cl माइनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि N फैक्टर हो गया 1, X इज इक्वल टू 1। जैसे में NaCl हो गया MgCl2, यहाँ पर देख सकते हैं Mg प्लस प्लस में हो जाएगा, 2Cl माइनस में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज N फैक्टर लीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग N फैक्टर निकालते हैं। जैसे Na2SO4 आप यहाँ वाटर में डिजोल्व कीजिएगा यानी A आपको टूट जाएगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस, यानी यहाँ जब N फैक्टर बताइएगा यानी 2 हो गया, X इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग एसिड का जो N फैक्टर है, सॉरी साल्ट का N फैक्टर है जो पता करते हैं। जैसे आपको AlCl3 हो गया, यहाँ पर इसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा यानी Al प्लस 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 हो जाएगा, 3Cl माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ का जो N फैक्टर है आपको वो 3 हो गया, X इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग N फैक्टर को निकालते हैं साल्ट से। जैसे साल्ट में कुछ रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग को N फैक्टर निकालने पड़ता है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन है H2SO4, ये रिएक्शन के द्वारा हम लोग N फैक्टर को निकालते हैं। यहाँ पर Na2NaOH इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो रिएक्शन होगा यानी आपको बनने वाला है Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी आप देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं। यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2, SO4 यानी 1 SO4, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ का जो साल्ट है वो नॉर्मल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है, नॉर्मल साल्ट। यहाँ का जो N फैक्टर है, यहाँ पर आप इसको तोड़िएगा तो 2Na प्लस यानी N फैक्टर 2 हो जाएगा, SO4 2 माइनस, बट रिएक्शन इस प्रकार से दे देगा H2SO4 प्लस NaOH। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका रिएक्शन के दौरान जो साल्ट होगा वो कैसा साल्ट होगा, यानी आपको हो गया NaHSO4 प्लस वाटर H2O। यहाँ जो भी है पहले देख सकते हैं इसका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यानी सोडियम 1 हो गया, हाइड्रोजन का इधर जो संख्या है यानी हाइड्रोजन का संख्या 3 है, यानी 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हो गया। ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर 5 है यानी 1 4 5 हो गया, सल्फर 1 है। तो इस तरीक़ा से रिएक्शन बैलेंस है। अब इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक साल्ट, यानी आपका इस टाइम में जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, सॉरी N फैक्टर होगा वो कितना होगा, यानी रिएक्शन में जो भाग लिया है, यहाँ पर भी आपका N फैक्टर 2 था, यहाँ पर रिएक्शन में भाग कितना लिया, 1 हाइड्रोजन भाग लिया है, यानी N फैक्टर आपको हो गया 1। यहाँ इसको भी देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका N फैक्टर जो हो गया 1 हो गया, यानी यहाँ देख सकते हैं जब ये नॉर्मल साल्ट बना यानी 2OH भाग लिया है, यहाँ N फैक्टर कितना हो गया 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान OH भाग कितना लिया है 1, तो यहाँ पर N फैक्टर जो है 1 हो गया, N फैक्टर जो है 1 हो गया। H2SO4 का मतलब रिएक्शन के द्वारा अगर आपको N फैक्टर पूछता है तो वहाँ पर क्या होता है, वैरी भी करता है। मतलब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि H2SO4 का N फैक्टर
2 है, बट यहाँ पर H2SO4 का एन फैक्टर 1 है। रीजन है यहाँ पर जब रिएक्शन हम लोग करवाए हैं एसिड में साल्ट से, तो यहाँ भाग कितना लिया, 2OH भाग लिया है, यानी एन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ पर ये OH कितना भाग लिया, 1 लिया, यानी एन फैक्टर 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। इसमें क्या है, एसिड बचने के कारण एसिडिक साल्ट है, यानी एक H प्लस और ये डोनेट करेगा, यानी यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एसिडिक साल्ट, ये है नॉर्मल साल्ट। यहाँ पर एन फैक्टर हो गया 1, यहाँ पर भी एन फैक्टर अभी इसको 1 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन के दौरान जो साल्ट जो होता है उसका जो हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। यानी एसिड बेस साल्ट, ये जो है हम लोग इसका एन फैक्टर निकालने के लिए जान गए हैं। या तो आप इस तरीक़ा से भी ले सकते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा, यानी आपको हो जाएगा 2Al प्लस 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 3SO4 2 माइनस। अब यहाँ जो टोटल चार्ज है, यानी Al प्लस 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 का जो संख्या कितना है, 2 है, यानी 2 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो यानी एन फैक्टर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, x = 6। तो इस तरीक़ा से हम लोग साल्ट का एन फैक्टर निकालते हैं। चलिए बहुत जल्दी अब जो एन फैक्टर है एसिड साल्ट बेस से निकल चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आइटम से हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। यानी यहाँ हम लोग बात करते हैं आइटम के द्वारा कैसे अब एन फैक्टर निकालने वाले हैं। आइटम यानी आइटम जो होता है, यानी फर्स्ट एक ग्रुप का जो होता है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो होता है इसका एन फैक्टर सबका 1 होता है। नेक्स्ट आप सेकंड ए ले सकते हैं। सेकंड ए का जे भी मेंबर है, यानी जे इस ग्रुप का जे भी मेंबर है उसका SrBa, ये जो है इसका भी फिक्स है, एन फैक्टर आपको 2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आपका थर्ड ए, इसका भी आपको एन फैक्टर है, यानी एन फैक्टर वो आपको 3 हो जाएगा। फोर्थ ए ग्रुप का एन फैक्टर आपको 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 एक ग्रुप का एन फैक्टर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 ए ग्रुप का आपका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। एन फैक्टर है यहाँ पर। नेक्स्ट 7 ए मेंबर का जो भी आइटम है इसका भी एन फैक्टर, रुक जाइए, 1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आइटम के अंदर जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉली आइटम के बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग का जो एन फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, वो हम लोग पता कर सकते हैं। यानी एक्स फैक्टर निकालने के बाद आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट का पता होने के बाद आप आराम से नॉर्मेलिटी बता सकते हैं। यानी आपका अब बात करना है पॉली आइटम के बारे में। पॉली आइटम से हम लोग कैसे एन फैक्टर निकालते हैं। पॉली आइटम, तो पॉली आइटम में हम लोग जानते हैं कि यह ऑक्सीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं एटम। इसका जो एन फैक्टर है वो 2 हो गया। ये आपको 6 मेंबर का पार्ट है, 6 ग्रुप का है मेंबर, यानी इसका एन फैक्टर 2 हो गया। बट यहाँ O2 ले रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल। इसका जो एन फैक्टर होगा,
यानी 1 ऑक्सीजन का 2 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 4 हो गया। जैसे O3 ओजोन है, इसको भी क्या करते हैं, ये भी मॉलिक्यूल है आपको, इसका जो एन फैक्टर होगा यानी 1 ऑक्सीजन का 2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 6 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे फास्फोरस है, यानी इसको हम लोग एटम बोल रहे हैं, यानी पी, यहाँ इस पर इसका जो एन फैक्टर है वो आपको हो गया 3। ये 15 ग्रुप का है या तो 5A ग्रुप का है। यहाँ पर इसका एन फैक्टर हो जाता है 3। यहाँ पर हम P4 फास्फोरस, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। इसका जो एन फैक्टर होगा यानी 1 का कितना होता है 3, यहाँ पर 4 है यानी 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं पॉली आइटम में। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 1 होता है, क्लोरीन आइटम रहेगा तो 1 होगा, और Cl2 रहेगा वो मॉलिक्यूल है तो आपको 2 हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग वैलेंसी फैक्टर को पता करते हैं। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं नॉर्मलिटी के ऊपर। यानी नॉर्मलिटी पर अब हम लोग, तो नॉर्मलिटी का जो हम लोग का फार्मूला है, यानी आपको जो ये फार्मूला निकल कर आया है, एन इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, या तो एन इक्विवेलेंट को हम लोग लिख रहे हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। या तो आप इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को आप तोड़ दीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पर लीटर में ले लिया, इक्विवेलेंट वेट रहने देते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ले लेते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है मैक्सिमम उसका जो आयतन पूछेगा यानी आयतन दे देगा वो किस में रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। यानी मिलीलीटर में रहने से ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड करना होगा ना लीटर के लिए, वो 1000 ऊपर में चल जाएगा। और यहाँ हो जाएगा वेट इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम बाई मिलीलीटर। आप इसको भी तोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग पहले इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। ई को तो आप जानबे करते हैं, ई को आप जानते हैं कि ई इज इक्वल टू होता है m0 बाई एक्स, जो अभी हम लोग एक्स निकालते हैं। इस पर हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है, हम लोग एक और जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ई इज इक्वल टू m0 बाई एक्स, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है इफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 आर present in 500 milliliter of solution, find the normality of solution। इस प्रकार से क्वेश्चन है। 500 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है, उसमें 9.8 ग्राम H2SO4 को डाला हुआ है। यानी 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 है, जिसका वेट कितना है 9.8 ग्राम। तब इसका नॉर्मलिटी पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग का जो दिया है पहले हम लोग लिख लेंगे उसको। यानी इसको सोल्व करने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है जी, कितना है 9.8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, कितना है 500 मिलीलीटर। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर वेट यानी m0 H2SO4 है, यानी H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है,
1 हाइड्रोजन देता है 1, यानी 2 हाइड्रोजन 2, प्लस में सल्फर है, सल्फर देता है 32, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 1 ऑक्सीजन 16 देता है, यानी 4 ऑक्सीजन 64। अब इसको ऐड कीजिएगा, यानी आपका जो हो जाएगा 2 + 2 4, यानी 8, 3 + 6 यानी 9, यानी 98 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकल गया x। H2SO4 में हम लोग बोले थे कि वाटर में एसिड है डिजोल्व कीजिएगा, तो हम लोग को H2SO4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 2H+, यानी x का जो नंबर है यानी 2 हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम हो गया, यानी इस वाले फार्मूला पर आप लगा सकते हैं, यानी n = आप यहाँ देख सकते हैं वेट यानी 9.8 इंटू 1000 बाई, यहाँ पर हो गया आपको मॉलिक्यूलर वेट 98/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर 500। 2 टाइम में ख़त्म हो जाएगा और 10 टाइम में 1 ख़त्म हो जाएगा। ये 2 ऊपर चल गया, यानी ऊपर जो हो जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा, यानी 4/10 आपको हो गया 0.4 n आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मेलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग फार्मूला लाए हैं उस पर आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है इफ 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 आर present in 250 milliliter of solution, find the normality of solution, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी इसको आप सोल्व कीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको आप एक बार लिख लीजिए, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट जो है हो गया आपको 5.3 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 मिलीलीटर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं, सोडियम 23, 2 सोडियम है यानी 46, प्लस कार्बन 12, प्लस ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन 16 दे देता है, यानी 48 हो गया। यानी इसको ऐड कीजिएगा, 6 + 2 8, 8 16, 5 6 + 4 यानी आपको 10, यानी 106 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। एक्स इसको वाटर में डिजोल्व कीजिएगा, ये क्या है, नमक में, ये साल्ट है, 2Na प्लस में टूटेगा, CO3 2 माइनस में, यानी एक्स का मान 2 आ गया। आप इसको फार्मूला पर रखिए, यानी n = आपको जो है नॉर्मेलिटी = वेट, सॉरी रुक जाइए, वेट को हम लोग यानी 5.3 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट 106 इंटू बाई एक्स कीजिएगा। एक्स को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, x 2 है, मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स, वो एक्स ऊपर चल गया। अब देखिए नीचे में 250 मिलीलीटर, ये आपका वॉल्यूम है, 4 टाइम में कट जाएगा और यहाँ 20 टाइम में कट जाएगा, इस प्रकार से। यानी आपको हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ 2 से 2 ख़त्म हो गया, यानी 4/10 हो गया, 10 टाइम में कट जाएगा, यानी आपको आ जाएगा 0.4 n आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ई के जगह एम बाई एक्स करते हैं। यानी हम लोग का जो फार्मूला है ये हम लोग को निकल कर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम नोट बेट इंटू 1000 बाई एम नोट, ई के जगह हम लोग रख रहे हैं एम नोट बाई एक्स, एम नोट कर रहे हैं बाई एक्स है, इसको हम लोग इधर ऊपर में लेकर चल गए। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ऊपर में लेकर चल गए हम लोग इसको एक्स को, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिएगा तो क्या है, मोलरिटी है, एम वेट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये क्या है, मोलरिटी है, इंटू एक्स। ये आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन आ गया, यानी आपको मोलरिटी दे देगा तो आप आराम से नॉर्मेलिटी बता सकते हैं, नॉर्मेलिटी दे दिया तो आप आराम से मोलरिटी बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पर बनाएंगे। चलिए इसको क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ 3H2SO4 इस प्रकार से है, यानी इसको आपको नॉर्मेलिटी बताना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। यहाँ पर देख सकते हैं मोलरिटी दे दिया है 3, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया 3, H2SO4 है, एक्स का मान कितना होगा 2, यानी आपको हो गया 6। यहाँ रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ 3MH2SO4 इज डॉट डॉट, यानी यहाँ आंसर हो गया 4। तो इस प्रकार से जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ 3NH3BO3 इज, अब बताइए इसका, यानी n इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं m इंटू एक्स, आपको निकालना है क्या, मोलरिटी, यानी नॉर्मेलिटी दे दिया है 3 इज इक्वल टू m का मान निकालना है इंटू x का मान, इसमें देख सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड है, यानी x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x का मान जो है इसका निकाल चुके हैं 1, यानी m इज इक्वल टू हो गया 3, 1 से डिवाइड कीजिएगा 3, यानी आंसर आपको हो गया 3। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से ये जो आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन है उसका जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मेलिटी ऑफ 2MH3BO3 इज, यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू एक्स, यानी रिलेशन, यानी n इज इक्वल टू m का मान दे दिया 2, H3BO3 में x का मान 2 यानी 4, इसका आंसर हो गया 4, इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोलरिटी ऑफ H3, मोलरिटी ऑफ 6N, मोलरिटी ऑफ 6N H3PO4 इज, यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी n इज इक्वल टू m इंटू एक्स,
यानी आपको निकालना है, नॉर्मेलिटी दे दिया 6, मोलरिटी चाहिए x का मान H3BO3 में 3, यानी m इज इक्वल टू 2 हो गया। आंसर यहाँ पर ही आपको निकल गया है, मोलरिटी इज इक्वल टू 2। तो इस तरीक़ा से हम लोग नॉर्मेलिटी मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों का जो रिलेशन है इस प्रकार से है। नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 2mH2, नॉर्मेलिटी ऑफ 2mH3PO2, यानी आपको नॉर्मेलिटी इज डॉट डॉट कर दीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू एक्स, यानी आपको n इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1, यानी 2 आंसर हो गया आपको जी। तो इस तरीक़ा से हम लोग नॉर्मेलिटी का फर्स्ट पार्ट जो क्लियर कर लिए। इसको 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे पूरा नॉर्मेलिटी। ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है, और जो इसके बाद हम लोग बनाएंगे उसमें आपको डाइल्यूशन ला, उसमें इन परसेंट से नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, ये सब जो है नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट रहेगा नॉर्मेलिटी का, उसमें हम बताएंगे। तो चलिए आज यहाँ तक हम रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए रहने देते हैं।